हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एसपी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने अधिगम चैनल पर। फ्रेंड्स, सीडीपी स्पेशल की इस सीरीज में हम कर रहे थे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इससे पहले हम नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। आज जो करेंगे पार्ट 3, क्योंकि हम पार्ट में इस तरह से क्लासिफाई करके या डिवाइड करके कर रहे हैं क्योंकि सेशन लंबा नहीं जाए और आपको अच्छी तरह से चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएँ। मॉरल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम पहले भी आपको बता चुके हैं और अब भी इस सेशन में बताना चाहेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है 1953 में आई। इन्होंने बताया कि किस तरह से किसी बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने 3 चरणों की बात की है। किसी बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट 3 लेवल्स में होता है। प्रत्येक लेवल को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो कुल मिला के हम बात करते हैं स्टेजेस, यानी कि 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की यदि हम बात करें तो 4 स्टेजेस हम कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम जो चरण हैं वो भी कर चुके हैं। तो आज जो करेंगे वो रहेगा हमारा स्टेज नंबर 5, जो कि तीसरा जो है फ्रेंड, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल या फिर उत्तर परंपरागत जो नैतिकता की ये बात करते हैं। ठीक है, एडोलसेंस से आगे की अवस्था, किसी बच्चे की जो एज है, यानी कि 13 से 14 वर्ष के बाद की जो अवस्था है, इन्होंने उसे कहा है कि इस अवस्था में बच्चे का नैतिक विकास जो होता है 2 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, लेवल की बात करें तो यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत नैतिकता। तो 5वें स्टेज, 5वें अवस्था की बात करते हैं। वहां पे ये कहते हैं कि सामाजिक अनुबंध या सामाजिक अनुबंधन के साथ साथ उपयोगिता एवं व्यक्तिगत अधिकार। इस अवस्था में बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट है या नैतिक विकास है, इस अवस्था में बच्चा किस तरह से नैतिक विकास सीखता है या कौन कौन से वो नैतिक मूल्यों को अपनाता है या किस तरह से एक्टिव अपना व्यवहार करता है। तो हम बात करते हैं यानी कि वो खुद के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करता है। ठीक, सारी की सारी जो एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, सोसाइटी के रीति रिवाज हैं, उन सबको सीखने के साथ साथ अब उसमें सामाजिक अनुबंधन, समाज के प्रति एक चेतना, एक भावना, एक देशभक्ति, बाकी सभी आ जाती हैं। सोसाइटी की उपयोगिता, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस, उन सबको पहचानने लगता है क्योंकि वो उसकी नैतिकता में शामिल हो गए होते हैं। उसके मॉरल वैल्यूज वो समझने लगता है। इसके साथ साथ इंडिविजुअल जो राइट्स हैं उसके, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार, उनकी बात करने लगता है। यानी कि वो खुद के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करता है। समाज की सोसाइटी ने जो भी एथिक्स, मॉरल वैल्यूज बनाए हैं, ठीक, ओके, ठीक है, उन पर चलता है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए कुछ हद तक वो खुद के सिद्धांत खुद बनाने की कोशिश करता है और खुद अपने सिद्धांतों को फॉलो करता है। सोसाइटी और समाज ने जो भी नैतिक वैल्यूज उसे दी हैं, जो भी एथिक्स बनाए हैं, जो भी रीति रिवाज बनाए हैं, उन सबको अपनाने के साथ साथ, ठीक है, इस अवस्था में वो समाज की उपयोगिता को समझते हुए खुद के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करता है। खुद के नए नए सिद्धांत बनाता है, तर्क वितर्क करता है, लॉजिक लगाता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है, और ऐसा हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। कुल मिला के वो खुद के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करता है, खुद के नए नए अपने सिद्धांत बनाता है। व्यक्तिगत अधिकार, अपने जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनकी बात करता है। सोसाइटी के समक्ष एक प्रश्न खड़ा करता है कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं, मैं भी कुछ जानता हूँ, मेरे भी कुछ वैल्यूज हैं, उनको समझिए, मेरे भी कुछ लॉजिक हैं। ठीक है, इस तरह से वो अपने अधिकारों को पहचानता है। यदि कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी उसके जो राइट्स हैं उनको दबाने की कोशिश करता है तो वो अपने विवेक, खुद की नैतिकता, ठीक है, के आधार पर, यहाँ पे सोसाइटी की नैतिकता नहीं, मतलब खुद के अधिकारों के लिए वो अपने नई नई नैतिकता अपनाता है, यानी कि अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए लड़ सकता है। ठीक, यानी कि आवाज उठा सकता है अपनी सोसाइटी के प्रति। यदि उसको इस तरह का आभास होता है या लगता है कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो मॉरल वैल्यूज हैं मेरे खिलाफ हैं, मेरे यानी इंडिविजुअल मेरे राइट्स को अधिग्रहण करते हैं, तो उसके लिए वो आवाज उठा सकता है। नेक्स्ट
अधिकारों हितों का संरक्षण, यानी कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, उनका संरक्षण चाहता है और अपने अधिकारों के हित, अपने अधिकार के साथ साथ सोसाइटी के अधिकारों का भी हित चाहता है सोसाइटी में या समाज में, यानी कि जितनी भी नैतिकता है, वैल्यूज हैं, रीति रिवाज हैं, उनका भी वो हित और संरक्षण चाहता है कि उनका भी संरक्षण होना चाहिए। मेरे अधिकारों के साथ साथ समाज के किसी रीति, किसी रिवाज को, यानी कि लॉजिकली सोचता है, उनका कोई भी हनन ना कर पाए, उनका संरक्षण हो पाए, वो समाज में भागीदारी करता है, नैतिकता निभाता है। कुल मिला के यहाँ इस स्टेज तक वो खुद की एक नई अपनी नैतिकता भी अपनाता है, ठीक है, उसका विकास करने की कोशिश करता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और समाज में या फिर समाज सोसाइटी के प्रत्येक एथिक्स और प्रत्येक वैल्यू के लिए और उसके संरक्षण के लिए आवाज उठाता है। कुछ मूल्य अधिकार, यानी कि इस अवस्था में, ठीक है, जब बच्चा चौथी स्टेज के बाद जाता है, यानी कि एडोलसेंस में हो रहा होता है, यानी कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करता है, वो सोसाइटी और समाज के सारे नैतिक वैल्यूज को सीख चुका होता है, तो उसके साथ वो कुछ मूल्य, यानी कि कुछ अपने ऐसे मूल्य या ऐसी वैल्यूज या अधिकार, राइट्स को भी समाज और सोसाइटी के सामने खड़ा करता है, जो कि कानून से ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपनी एक नई नैतिकता अपना लेता है कि मेरे लिए ये सही है, बिल्कुल सही है, और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि उसे किसी कानून, सोसाइटी या कोई भी कंट्री चल रही होती है, उसकी एक कानून है, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो कुल मिला के वो कानून से भी ऊपर अपनी नैतिक, अपने कुछ मूल्य, कुछ अधिकारों को इस तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, कानून को मानने से वो नकार देता है, ठीक है। यानी कि कानून से भी ऊपर कुछ अधिकारों को वो समझने लगता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे धार्मिक कट्टरता। किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूं। जैसे कुछ लोग अपने धर्म को इस तरह से, ठीक है, धर्म की यदि हम बात करते हैं किसी भी संप्रदाय की, तो वो एक नैतिक वैल्यूज है, उसकी सोसाइटी, उसकी समाज ने उसे प्रतिस्थापित किया है, बनाया है। तो यदि हम बात करते हैं धार्मिक कट्टरता, यानी कि धर्म में वो अंध विश्वास करता है, यानी कि अंधा होकर विश्वास करता है कि किसी भी धर्म में कोई कुरीति भी हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के वो उसको सच मान लेता है और उसी को बिल्कुल कानून से ऊपर मान लेता है या उसे नैतिक वैल्यू मान लेता है। तो धार्मिक कट्टरता इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ये लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी इस तरह से कहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे 5th स्टेज की, अब लास्ट स्टेज और बच जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। यदि इसमें हम ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो एक हिंस की जो स्टोरी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या है उसे भी डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यानी कि सार्वभौमिक नीति। बेसिकली सार्वभौमिक नीति क्या है? इस अवस्था में ये नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? नैतिकता से ऊपर, यानी कि इस अवस्था में जब किसी व्यक्ति के समक्ष कोई इस तरह की दुविधा, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या सही है क्या गलत है, कौन सी सोसाइटी और समाज के प्रति सही है, ठीक है, इसमें कानून का उल्लंघन होता है, इन सब चीजों का मतलब हिसाब नहीं कर पाता है, उनसे निकल नहीं पाता है, एक उसके मस्तिष्क में द्वंद्व रहता है, उनसे निजात नहीं पाता है, उनसे सॉल्यूशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो कुल मिला के यानी कि नैतिकता से ऊपर उठ जाता है, अपनी अंतरात्मा सिर्फ खुद की सुनता है कि ये सोसाइटी, समाज, वैल्यूज, नैतिकता कुछ नहीं है। इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ जाए, ठीक है, अपनी सिर्फ अंतर आत्मा के सुनता है, किसी भी नैतिकता से वो ऊपर जा सकता है। एक ऐसी भी अवस्था आती है इंसान के समक्ष या आ सकती है, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने उसे भी नैतिक डेवलपमेंट थ्योरी में शामिल किया है। उन्होंने इसे दिया है यानी कि नैतिक दुविधा का नाम दिया है। बेसिकली नैतिक दुविधा क्या है उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जब सही गलत का फैसला नहीं कर पाए कोई व्यक्ति, सही क्या है गलत क्या है, उसके सामने अपनी कुछ सोसाइटी की वैल्यूज भी हैं, उनको फॉलो करना है, कानून है देश का, उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके लिए वो जोखिम भी ले सकता है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने के बाद भी, यानी कि
दुविधा में रहता है तो इसे कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा नाम दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल बताता है, बहुत लंबा क्वेश्चन लिख देगा आपको, फिर कहेगा कि ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं कौन सी अवस्था से संबंधित है, ठीक है, यानी कि नैतिक दुविधा मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर और अलग तरह से जो ऑप्शन है वो आपको दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये यानी कि हमने बात की 5th स्टेज और 6th स्टेज, ठीक है, यानी कि 6 अवस्था यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। यानी कि सार्वभौमिक नीति अपनी खुद की एक नैतिकता वो तैयार करता है, खुद की अंतरात्मा की सुनता किसी भी जोखिम को ले सकता है। व्यक्ति के सामने इस तरह का भी कोई यानी कि दृश्य आ जाता है या कोई एक इंसिडेंट आता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट हम बात कर रहे थे लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित जो हिंस की कहानी है उसे हम डिस्क्राइब करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स हिंस की कहानी क्या है उसे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स लॉरेंस कोहलबर्ग ने बहुत सारे स्टडी की, ठीक है, प्रैक्टिकल किए, उसमें से एक हिंस की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। बेसिकली हिंस की कहानी क्या है, ये यूरोप से संबंधित है। यूरोप में उन्होंने एक अध्ययन किया, एक स्टडी की और यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर आया कि एक हिंस नाम का व्यक्ति था, क्लियर, उसकी जो पत्नी है वो बीमार है, ठीक, हिंस नाम का व्यक्ति, उसकी पत्नी बीमार है, उसे दवाई लेकर आनी है, ठीक है, वो जाता है फर्स्ट मेडिसिन पर जाता है, तो जो जिसके पास है वो उस दवाई का 10 गुना वसूल करता है, यानी कि 10 गुना प्राइस बताता है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते, यानी कि वो एक दुविधा में जाता है, दुविधा में पड़ जाता है हिंस नाम का व्यक्ति। उसकी पत्नी है एक, क्लियर, यानी कि वो इतनी बीमार है कि उसे एक दवाई चाहिए। उस शहर, उस यानी कि सिटी में सिर्फ एक ही दुकान के पास वो एक दवाई है, क्लियर, एक दवा लेने जाता है हिंद नाम का व्यक्ति, क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है, वो सिर्फ मरने की कगार पर है। यदि उसे ये एक मेडिसिन मिल जाती है तो वो जीवित रह पाएगी, अन्यथा वो मर जाएगी। वो जाता है मार्केट में देखता है कि एक ही दुकान पर वो दवाई है, वो मेडिसिन उपलब्ध है, लेकिन दुकान का जो मालिक है उससे 10 गुना पैसा वसूल रहा है। क्योंकि 10 गुना पैसा इसलिए वसूल रहा है क्योंकि ये जो मेडिसिन है मार्केट में, शहर में कहीं पर नहीं है। तो जो हिंस है, ठीक है, अब उसके समक्ष कई क्वेश्चन खड़े होते हैं। वो सोचता है यदि ये दवाई नहीं मिली तो उसकी बीवी की डेथ हो जाएगी, ठीक, तो लेकिन उसे हासिल करनी है, यदि बीवी की जान बचानी है, पत्नी की जान बचानी है, तो दवाई को यहाँ से किसी न किसी तरह से निकालना है। निकालने से मतलब लेना है या पाना है। तो फ्रेंड्स कोहलबर्ग ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन खड़े किए। तो यदि पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या यानी कि जो हिंस है उसे दवा चुरा लेनी चाहिए? क्या हिंस को दवा चुरा लेनी चाहिए? ठीक, यानी कि एक कहानी सुनाने के बाद वो बच्चों से पूछता है क्या हिंस को कहानी चुरा लेनी चाहिए थी? क्या हिंस को दवा चुरा लेनी चाहिए थी? कुल मिला के दोबारा से समझिए कि हिंस नाम का एक व्यक्ति है, ठीक, उसकी पत्नी इतनी बीमार है कि उसे एक मेडिसिन की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही दुकान पर, उस शहर की एक ही दुकान पर वो दवाई है, लेकिन दवा जो दुकानदार है वो 10 गुना पैसा वसूल रहा है। अब हिंस के सामने दो क्वेश्चन खड़े होते हैं, क्या उसे वो दवाई चुरा लेनी चाहिए? वो मन ही मन इस तरह से सोचता है कि क्या मैं इस दवा को चुरा लूं? यदि मैं दवा को चुराता हूं, ठीक है, और
वो दूसरी बात ये भी सोचता है कि चोरी करना क्या है भाई, चोरी करना तो बिल्कुल गलत होता है, चोरी करना गलत है। यदि ऐसा करते हुए वो पाया जाता है तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, दंडित करेगी, पनिश करेगी या जेल में भी डाल सकती है। तो कुल मिला के अब यहां पर इस अवस्था में उसके पास किसी तरह का कोई विकल्प नहीं बचता, सिर्फ उसे अपनी बीवी की जान बचानी है। ये भी उसकी नैतिकता कहते हैं, बिल्कुल क्लियर। जितनी भी अभी तक उसने नैतिकता सीखी है, क्योंकि कर्तव्य है, ये नैतिक वैल्यू है उसकी, मोरल वैल्यू की, क्योंकि उसे अपनी बीवी की जान बचानी है किसी भी कंडीशन में या फिर किसी भी तरीके से। लेकिन उसे यह भी पता है कि यदि मैं दवा को चुराता हूं तो चोरी करना गलत बात है, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो कुल मिला के यहाँ पे उसके मस्तिष्क, उसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व, एक दुविधा उत्पन्न होती है, ठीक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक या दो चीजों में, ठीक है, दो या दो से अधिक चीजों में सही गलत का निर्णय नहीं ले पाए, यदि वो एक चीज को करता है तो दूसरी का उल्लंघन होता है, ठीक है, दूसरी को करता है तो पहली का उल्लंघन होता है। कुल मिला के उसकी जो नैतिकता है दोनों जगह पे हर्ट होती है। नैतिकता से मतलब जो उसकी सोसाइटी, उसकी समाज में जो नीति बनी हुई है नैतिकता से संबंधित, यदि वो पहली को करता है तो दूसरी का उल्लंघन होता है, यदि वो दूसरी को अपनाने की कोशिश करता है तो पहली का उल्लंघन होता है। कुल मिला के जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो या दो से अधिक ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें से वो यह निर्णय नहीं कर पाए कि गलत क्या है, सही क्या है, उसकी अंतरात्मा भी यह आवाज दे दे, कुल मिला के वो किसी भी तरह का जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाए, दो में से यदि वो एक सेलेक्ट करता है, ठीक है, यदि इसको अपनाता है तो इसका उल्लंघन है। कुल मिला के एक ना एक उससे पाप या गलती होगी, जेल में जाना ही जाना है। जब इस तरह से वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए तो इस तरह की जो अवस्था है वहां पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने उसे मॉरल कॉन्फ्लिक्ट कहा है। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि नैतिक द्वंद्व या फिर नैतिक दुविधा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिक दुविधा क्या है। फ्रेंड्स दोबारा से समझ लीजिए, यानी कि मॉरल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। हिंस की कहानी के बाद आपको क्लियर हो गया होगा, जब किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाए, यानी कि वो दो या दो से अधिक परिस्थितियों में से इस चीज का निर्णय नहीं कर पाता कि उसके लिए गलत क्या है, सही क्या है। यदि वो पहली किसी परिस्थिति से निकलने की कोशिश करता है तो दूसरी जो नीति है उसका उल्लंघन होता है, ठीक है। यदि दूसरी परिस्थिति से निकलने की कोशिश करता है तो पहली का उल्लंघन होता है। तो कुल मिला के, लेकिन उसे अपनी बीवी की जान बचानी थी हिंस को, कुल मिला के उसे एक ना एक नीति का उल्लंघन करना ही है। तो इस तरह की दुविधा को लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट कहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स तो लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित जो थ्योरी थे 3 पार्टों में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। आई होप यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एस पे आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।